हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के थंबनेल पर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का डिस्कशन करने वाले हैं और हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, चाहे फिर हम किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें, हम लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, चाहे हम जुडिशरी की बात करें या फिर हम किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की बात करें, मैनेजमेंट एग्ज़ाम में भी हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस इंटैक्ट रहता है। ऑल इन ऑल हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बनाएगा। अब जब हिस्ट्री का डिवीज़न किया जाता है तो वो यूजुअली 3 पार्ट में होता है। वन इज़ एंशिएंट हिस्ट्री, द सेकंड इज़ मीडिएवल एंड द थर्ड वन इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो सबसे पहला दौर रहा, यानी जो प्रागैतिहासिक काल का दौर रहा, प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो एरा रहा, हम एंशिएंट के साथ ही हमेशा शुरुआत करते हैं। एंशिएंट में हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं और हम टॉपिक वाइज़ रादर देन कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे जाने के हम क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बिकॉज़ ये एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जहाँ पर जैसे-जैसे आप क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएँगे, आपको नए-नए कॉन्सेप्ट समझ आते चले जाएँगे और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी समझ आएगा। मोरओवर जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अब ड्यू हैं, चाहे फिर वो सीयूईटी यूजी रहा हो या सीयूईटी पीजी आएगा या जितने भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम आएँगे, चाहे सीटेट की भी हम बात कर लें या जवाहर नवोदय, केवीएस या हो बात डीएवी की। तो लगभग हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, हर एक सेगमेंट के एग्ज़ाम में हिस्ट्री का भाग बहुत ही अभिन्न हिस्सा माना जाएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगे। करते हैं शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? सिंधु घाटी सभ्यता किस दौर में फ्लरिश किया? अब यहाँ पर खास क्या है उसको समझिए। सबसे पहले हम जब यहाँ पर आईवीसी या सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वैसे तो आज से तकरीबन तकरीबन 3500 ईसा पूर्व माना जाता है कि ये उस दौर में शुरू हुआ होगा, माना जाता है, प्री अजम्पशन है। लेकिन इसी का अगर हम मैच्योर पीरियड बोले, मैच्योर पीरियड कहने का मतलब क्या होता है कि जब वो फ्लरिश किया, जब वो एक्सपैंड किया, जब वो सबसे पीक पर अपने पहुंचा, क्लाइमैक्स पर पहुंचा, तो वो दौर था तकरीबन 2500 ईसा पूर्व, यानी 2500 बीसी से अगले 750 सालों तक। यानी क्योंकि ये बीसी का कैलेंडर है तो इसलिए ये चलेगा उल्टा। तो ये जो दौर रहा फ्रॉम 2500 BCE टू 1750, दैट वाज द एरा जब आईवीसी फ्लरिश हुआ। अब कई लोगों को शायद आईवीसी के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, तो हम आईवीसी को एक बार ब्रीफली समझते हैं। क्या है ये आईवीसी? इट वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तो सबने सुना हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो जब भी हम बोलते हैं सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है? इसको हम हिंदी में कहते हैं सभ्यता। सभ्यता मतलब जब एक जगह पर बहुत सारे लोग मिलकर कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं, सेम तरीके से काम कर रहे हैं, हर चीज़ को करने का एक तरीका है, एक प्रोटोकॉल है, एक मेथड है, तो उसी को हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। वैली का मतलब होता है घाटी। घाटी जैसे पहाड़ों के बीच में, जैसे 2 पहाड़ हैं, तो पहाड़ों के बीच का जो एरिया है, दिस इज़ वैली, दिस इज़ घाटी। एंड इंडस इज़ द नेम ऑफ रिवर। सिंधु नदी को हिंदी इंग्लिश में हम इंडस बोलते हैं, हिंदी में सिंधु कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आईवीसी में बहुत अलग-अलग शहर है और आईवीसी का अगर एक्सपेंशन देखें, तो हम अगर सपोज़ मैप की बात करें, तो ये वाला पूरा रीजन जो था, ये तो पाकिस्तान के पास हुआ आज। इसके अलावा ये सारे एरिया में भी आईवीसी के प्रमाण हमको या साक्ष्य हमको, एविडेंसेस हमको मिले हैं। तो अफ़गानिस्तान से शुरू करते हुए हम आ जाएँ महाराष्ट्र तक, यहाँ तक आपको सिविलाइज़ेशन के प्रमाण मिलेंगे। और अगर एंड तक चलें तो गुजरात और ईस्टर्न साइड पे अगर आ जाएँ तो उत्तर प्रदेश तक आपको अलग-अलग जगहों पर एविडेंसेस मिलेंगे। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन की सबसे खास जगह, सबसे स्पेशल साइट रही, वो है हमारी मोहनजोदारो। हिंदी में इसको मोहनजोदड़ो बोलते हैं। एक्चुअली मोहनजोदड़ो हिंदी शब्द भी नहीं है, ये एक सिंधी शब्द है। सिंध में ये मोहनजोदड़ो पड़ता है, तो वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है सिंधी। सिंधी में ये मोहनजोदड़ो हुआ, यानी माउंट ऑफ डेड, मरे हुए लोगों का एक पहाड़ कह सकते हैं, ग्रुप। तो मोहनजोदड़ो इज़ इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ये आज के पाकिस्तान में है।
किस नदी के किनारे? तो कोई सभ्यता बसेगी तो उसके लिए पानी होना बहुत ज़रूरी है। नदी सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है जहाँ पर सिविलाइज़ेशन एग्ज़िस्ट करे। तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे शहर बसा था आज से तकरीबन 4500 से 4800 साल पहले। और नाम के हिसाब से अगर हम चलें तो इसको हम मीनिंग में क्या कहेंगे? माउंड ऑफ डेट्स। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। क्योंकि एक शहर है तो उस शहर की किसी ने खोज, किसी एक्सकवेशनिस्ट ने खोज की होगी। तो मोहनजोदड़ो की खोज जिसने की दैट वाज रखलदास बैनर्जी। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम मोहनजोदड़ो एक और बड़ा ही खास शहर रहा दैट वाज हड़प्पा। ये हड़प्पा भी आज के पाकिस्तान का हिस्सा है। और हड़प्पा जिस नदी के किनारे बसा वो रिवर है रावी नदी। और जिसने हड़प्पा की खोज की वो थे दयाराम साहनी। तो ये दो बहुत खास नाम आपको याद रखने हैं। वहीं अगर हम बात करें सबसे बड़े शहर की, तो इस पूरे सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा शहर अगर कोई रहा तो वो मोहनजोदड़ो ही था। मोहनजोदारो वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदारो इस पूरे सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर रहा। और वहीं अगर हम इंडिया में बात करें तो आप नाम याद रखेंगे, हरियाणा के राज्य में खुदाई चल रही है अभी भी। और अभी सिर्फ 8 से 10% ही ये शहर एक्सकवेट हुआ है, दैट इज राखीगढ़ी। और इतने में ही हमने कह दिया है कि ये लार्जेस्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, या लार्जेस्ट साइट कह सकते हैं ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। ओवरऑल में तो हम अभी तक मोहनजोदड़ो को कह रहे हैं, लेकिन इंडिया में राखीगढ़ी विच इज इन हरियाणा। तो इतनी खास बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है along with Indus Valley civilization. Heading on to the next question, दूसरा सवाल देखते हैं। Which of the following are the main channels of our knowledge about the Indus Valley civilization? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा तरीका था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमको ज्ञान जो मिला वो किस सोर्स से मिला। यहाँ पर एक खास बात मैं आपको और बताता चलूं, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें कई सारे आंसर्स सही हो सकते हैं, लेकिन हमको उनमें से बेस्ट पिक करना है। मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन कौन सा होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम आईवीसी की बात करें तो 3000 से 1500 बीसीई भी सही आंसर है, लेकिन फ्लरिश सबसे ज्यादा कब किया? तो बहुत प्रिसाइज आपके पास 2500 टू 1750 बीसीई है। सिमिलरली मेन चैनल ऑफ आर नॉलेज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, यूजुअली जब भी हम सिविलाइजेशन को किसी भी सिविलाइजेशन को ढूंढते हैं तो उसके लिए एक्सकवेशन कैरी आउट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं खुदाई की जाती है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। और फिर वहां से हमको अभिलेख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभिलेख बोले तो रिटन इंस्क्रिप्शंस या पांडुलिपियां मिल जाए। पांडुलिपियां क्या होती हैं? पांडुलिपि होती है जो हम सॉफ्ट सरफेस पर लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनोस्क्रिप्ट। या हमको उस दौर के सिक्के मिले, अगेन एन ऑप्शन। लेकिन सबसे वैलिड मैनर जिस तरीके से हमने आईवीसी को खोजा है वो कौन सा तरीका है? तो वो तरीका है हमारा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है व्हाट वाज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था? तो हर एक शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में बसा वो सभी, वैसे तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इनमें से सबसे करेक्ट ऑप्शन अगर देखें जो हर जगह पर कॉमन रहा वो था टाउन प्लानिंग। हर शहर को ग्रिड सिस्टम से बनाया गया, जैसे घर बनाए गए, फिर घर, उसके बाद घर, सामने गलियां बनाई गई, फिर उसके सामने घर। तो एक ग्रिड पैटर्न को फॉलो किया गया है। ये लगभग हर शहर में कॉमन हमको देखने को मिला। हेडिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है मोहनजोदड़ो इज आल्सो नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी हमने बात की माउंड ऑफ द डेड, मरे हुए लोगों का एक ग्रुप, एक जगह पर पहाड़ बना हुआ। हाउ मेनी हिम्स आर देयर इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में कितने हिम्स, कितने मंत्र हैं? अब इनको समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक पार्ट और समझना होगा, एक्चुअली ऋग्वेद है क्या। तो इसको समझने के लिए हमको वेद के बारे में
थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। वेद, विश्व में इससे पहले कुछ भी लिखा हुआ सामग्री हमको नहीं मिला है जो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट हो। इनकम्प्लीट कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कंप्लीट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल वेरी एंड अगर कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास है तो वो रहे हमारे वेद। किसने लिखा वेद? तो वेद को लिखा था ब्रह्मा जी ने। वहीं कई अलग अलग सोर्सेस कहते हैं कि वेद को 400 अलग अलग ऋषियों मुनियों ने मिलकर कंपाइल किया, जिसमें 362 मेल ऋषि थे और 38 फीमेल ऋषिकाएं थी। तो वेद लिखे गए, बहुत पहले लिखे गए, कितने पहले ये हमें नहीं पता, लेकिन आज से तकरीबन तकरीबन 3500 साल पहले वेद हमको मिले थे। लिखे उससे बहुत पहले गए होंगे। हमारे पास 4 बड़े वेद हैं, जिसमें हमारे पास ऋग्वेद सबसे पहला वेद आता है। देन हमारे पास है सामवेद, हमारे पास है यजुर्वेद, हमारे पास है अथर्ववेद। अब इनमें सबसे बड़ा वेद अगर कोई और सबसे पहला वेद अगर है कोई तो वो है ऋग्वेद, जिसको हम लोग कई बार ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड तो कहते ही हैं, साथ ही साथ कहते हैं टेस्टामेंट। ये विश्व की जागीर है, टेस्टामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ये दो चीजें हम खास ऋग्वेद के साथ याद रखते हैं। ऋग्वेद में बहुत सारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, कई साइंटिफिक बैक्ड फैक्ट्स हैं, और साथ ही साथ कुछ उस दौर की जो चीजें देखी गई वो लिखी गई। तो नदियों के बारे में लिखा गया है, देवताओं के बारे में लिखा गया है, तो काफी कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन कहता है हमारा कि ऋग्वेद में कितने हिम्स हैं। हिम्स कहने का मतलब है मंत्र। तो ऋग्वेद में कुल हमारे पास 1028 हिम्स हैं, जिनको 10,560 सुक्तियों में लिखा गया है, यानी इतने वर्सेस हो गए। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ये। तो ये खास पॉइंट आपको ऋग्वेद के साथ याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। किस तरफ से आर्यंस हमारे देश में आए? अब आर्यंस आए भी की थे या नहीं, ये खुद में बहुत बड़ा थ्योरी है। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है फैक्ट्स के साथ। तो कई लोग आज भी मानते हैं कि ऐसा कुछ इवेंट हुआ ही नहीं है, आर्यंस या इस तरीके से कोई इन्वेजन इंडिया में नहीं हुआ। जो यहाँ पर लोग रहे उन्हीं का नेटिव लैंड वही आर्यंस है और वहीं का ये नेटिव लैंड है। तो जो डिविडेंड क्रिएट करने का तरीका आर्यंस और द्रविडियंस से बनाया गया है वो फ्लॉड थ्योरी है। अब जिन थ्योरी के हिसाब से आर्यंस को इंडिया में आने या भारतवर्ष में आकर आक्रमण कर कर दमनकारी नीतियों को बढ़ाकर सारे लोगों को जो नॉर्थ में रहते थे उनको भगा दिया गया, आर्यवर्त रीजन जो था वो ऑक्यूपाई हो गया और सब लोग द्रविडियंस जो थे वो साउथ चले गए, ऐसा कॉन्सेप्ट अगर जो मानते हैं उनके हिसाब से कहा जाता है कि आर्यंस सेंट्रल एशिया या आज के कजाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ आए थे। अगेन मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये प्री assumptions है, इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। The famous Vedic saying war begins in the mind of men कहाँ से लिया गया है? तो war begins in the mind of men यानी विश्व जो युद्ध होता है उसकी शुरुआत इंसान के दिमाग से होती है या योद्धाओं के दिमाग से होती है। युद्धकारी नीतियां बनाना दिमाग का खेल है, ये बताता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसको लेकर मंत्र लिखे गए हैं। Which of the following contains the famous गायत्री मंत्र? इनमें से गायत्री मंत्र किसमें लिखा गया है? तो गायत्री मंत्र लिखा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, यानी 10 चैप्टर्स कह सकते हैं हम। इन 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है उसी में आपको मिलेगा गायत्री मंत्र। तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो यहाँ पर आपके पास 4 वेद दिए गए और सामने आपके पास उन वेदों में क्या ऑर्डर है वो दिया गया है कि हर वेद में क्या क्या है। तो अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में बहुत सारे हिम्स और साथ में प्रेयर्स लिखे गए, जबकि यजुर्वेद में रिचुअलिस्टिक प्रेयर्स हो गए। तो हिम्स को रिचुअल्स के फॉर्म में लिखा गया और इनके मंत्रों को उच्चारण के तरीके से पढ़ा जाता था, जबकि सामवेद में उन्हीं को गायन उनको गाया जाता था। तो म्यूजिक के बारे में सारी चीजें सामवेद में, तो म्यूजिकल हिम्स वहां हो गए। और अथर्ववेद में चार्म्स एंड स्पेल्स, एक्चुअली चार्म्स एंड स्पेल्स का मतलब ये नहीं है कि इसमें ब्लैक मैजिक है, बल्कि इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट जो डे टू डे बेसिस पर हमको कैसे इम्प्रूव करना है, हम एज एन इंडिविजुअल कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, किस पद्धति, हर एक पद्धति के हर एक प्रोसेस का स्टेप, उनकी एक विधि लिखी गई है। तो अगर अथर्ववेद की बात की जाए तो उसमें आपको मिलता है चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में।
तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो हमारे पास ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिचुअलिस्टिक प्रिसेप्ट्स अटैच्ड टू द हिम्स ऑफ द वेदास आर नोन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रिचुअलिस्टिक प्रिसेप्ट्स यानी ड्यूटीज क्या क्या हैं रिचुअलिस्टिक मैनर में, हर जो मंत्र है वेद के उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता है ब्रह्मणा। तो द राइट आंसर वुड बी ब्रह्मणा। ये ड्यूटीज बताते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की कैसे ड्यूटीज रहेगी इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ गोइंग थ्रू द वेदास। Who among the following rulers held a religious assembly at प्रयाग after every 5 years? अब एक बहुत बड़ा इवेंट अभी आप सबको पता है प्रयाग में होने वाला है, शुरू हो चुका है, लोग पहुंचना शुरू कर चुके हैं। लोग यहाँ पर हम सन्यासियों की बात कर रहे हैं, साधुओं की बात कर रहे हैं, अलग अलग अखाड़ों की बात कर रहे हैं। तो प्रयागराज में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है एंड दैट इज नन अदर देन महाकुंभ। क्या हो रहा है? महाकुंभ। अब ये कुंभ का जिक्र सबसे पहले अगर देखा जाए तो वैसे तो बहुत सारे वेदों में किया गया है, लेकिन आपको यही कुंभ मेला के बारे में अगर राजाओं के इतिहास के हिसाब से चलें तो राजा हर्षवर्धन के समय पर एक चाइनीज तीर्थयात्री, एक चीनी तीर्थयात्री आए जिनका नाम था जुएनजांग, या इसी को हुएन सांग भी पढ़ते हैं। ये हुएन सांग यहाँ आया और इन्होंने उस दौर के बारे में जहाँ जहाँ राजा उनको लेकर गए उसके बारे में बताया, और उस दौर में राजा हर्षवर्धन ने प्रयाग के दर्शन भी करवाए। किसको? हुएन सांग को। अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? कौन फाउंडर थे जैनिज्म के? तो जैन धर्म वैसे अगर हम देखें ब्रांचिंग हुई है सनातन धर्म से ही। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें सबसे पहले तीर्थंकर बस भगवान श्री ऋषभ देव, और अगर हम 24वें तीर्थंकर की तरफ चलें तो वो थे भगवान वर्धमान महावीरा। तो महावीर स्वामी ने ही इस धर्म की स्थापना भी की। तो जैनिज्म के फाउंडर कौन हो गए? वर्धमान महावीरा। द रेलिक्स ऑफ बुद्ध आर प्रिजर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? बुद्ध के रेलिक्स यानी मैसेजेस को कहाँ पर रखा गया? अब जो बुद्धिज्म के मैसेजेस होते हैं या अलग अलग रिचुअल्स के हिसाब से चलें तो जैसे विहार, विहार वो जगह होती थी जहाँ पर मंक्स भिक्षु रहा करते थे, बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे वहीं उनकी पढ़ाई होती थी और विहार में घूमना फिरना वो करते थे। चैत्य ये वो जगह होती है जहाँ पर रेलिक्स को रखा जाता है। कई बार जो बुद्धिस्ट मंक होते हैं उनको उनकी जो मेमोरियल होती हैं वो चैत्य में ही रहती हैं। स्तूप, स्तूप भी एक फॉर्म ऑफ मेमोरियल होता है। एंड मोनेस्ट्री की अगर बात की जाए तो मोनेस्ट्री मंदिर होते हैं, जो बौद्ध मंदिर होते हैं उनको हम मोनेस्ट्री कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 1 में। इस तरीके से अभी आपके पास सीरीज ऑफ वीडियो आएगी। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं, साथ ही साथ इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आपके लगभग हर एंट्रेंस एग्जाम का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोग कवर कर लेंगे इसी तरीके से। तो चलिए मिलेंगे फिर बहुत जल्द पार्ट 2 के साथ इसी वीडियो की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।